आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय का विमर्श करेंगे जिससे का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। लिंग निर्धारण, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। तो पहले तो आप ये जान लें कि लिंग निर्धारण का जो प्राचीन तौर तरीका था वो ये था कि गर्भ के समय तापमान कितना है, सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, इस आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते थे। किंतु 1900 में जब मेंडल के नियम की खोज हो गई, पुनर्खोज, मेंडल के नियम तो 1866-65 में ही बन गए थे। इससे भी क्वेश्चन आए से पूछा गया कि मेंडल के नियम के पुनर्खोजकर्ता कौन कौन से थे। तो ये भी आप जान लें, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवरीज, और एक नाम हमें याद नहीं आ रहा है, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, ह्यूगो डिवरीज फ्रॉम हाईलैंड एंड हाँ सही कर लें, ऑस्ट्रेलिया के एरिक वान सर्मैक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हालैंड के ह्यूगो डिवरीज। क्रेडिट गोज टू दीज पर्सनैलिटीज जिन्होंने मेंडल के नियम को फिर से खोजा। एक बार फिर कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, एरिक वान सर्मैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के मेंडल भी थे, तथा ह्यूगो डिवरीज फ्रॉम हालैंड। इन्होंने मेंडल के नियमों को 1901 में दोबारा खोजा। तिन्हीं को कहा जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन थियरी, या मेंडल के नियमों का पुनर्खोज करता। ये भी आपके ध्यान में रहे। तो जब मेंडेलियन थियरी दोबारा खोज ली गई, अगर उसी दिन थियरी को मान्यता मिल गई होगी थी 1866-65 में, तो हमारी जेनेटिक्स 35 साल आगे होती। बहरहाल 1951 में इसी थियरी को आधार मान करके सेक्स डिटर्मिनेशन की साइंटिफिक थियरी दी गई, जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। और यह थियरी है हेंकिंग, मैकलंग एंड विल्सन की। याद रहे, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा या गुणसूत्रों द्वारा लिंग के निर्धारण का सिद्धांत 1951 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के बाद हेंकिंग, मैकलंग और विल्सन ने दिया। तो अब मान्यता यह है कि क्रोमोजोम तय करते हैं कि लिंग मेल होगा कि फीमेल होगा, या जो भी आप कहें कि किन्नर होंगे, बीच वाले होंगे। तो इनमें कुछ नहीं ज़्यादा आप परेशान ना हों, बल्कि कुछ पॉइंट को आप जान लें। जैसे युग्मक क्या होते हैं? युग्मक का मतलब होता है आपके स्पर्म और ओवम की वो स्थिति जो फ्यूज करने के लिए तैयार हो, यानी कि वह स्पर्म जो फर्टिलाइजेशन भाग लेगा, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, तो उसे कहा जाएगा युग्मक। मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, नर युग्मक, मादा युग्मक। इनके बनने की प्रक्रिया कही जाती है युग्मक जनन या गैमिटोजेनेसिस। शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु, यानी कि स्पर्म, यानी कि मेल गैमिट बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के थ्रू। हमारे मेल, ये नर का है हमारे टेस्टिस में, वृषण में, और अंडे बनेंगे महिलाओं के ओवरी में, अंडाशय में। तो अंडे बन गए, शुक्र बन गए, इन्हीं का फ्यूजन होना है। इन्हीं के फ्यूजन के बाद बच्चा बनना है, जिसकी पहली स्थिति होती जाइगोट, फर्स्ट सेल। ये डिप्लॉयड होती है क्योंकि इसमें नर और मादा के गुण मिले हुए होते हैं। यहाँ पे ध्यान रहे, अब मेल और फीमेल गैमिट बन चुके हैं, मेल और फीमेल आपस में मिल चुके हैं, तो जाइगोट बना है। युग्मनज जो युग्मक से उत्पन्न हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट का विकास ही, जाइगोट का परिवर्धन और परिवर्तन ही संतति के विकास का कारण, वही एम्ब्रियो बनाएगा, फिर वही बच्चा, फिर इस तरीके से बढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा। हम आप जैसा
वानप्रस्थ अवस्थाधारी इंसान बनेगा, फिर आदमी मर जाएगा। आई मीन ऑन्टोजिनी टू फाइलोजिनी वाली थियरी जो है। अब यहाँ पे 3 टर्म यूज कर लें, जान अर्धसूत्री, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। देखिए जब युग्मक बनते हैं अंडाशय में या वृषण में तो लाखों अरबों की संख्या में बनते हैं, और बने हुए इन युग्मकों में XX अगर महिला है, XY अगर पुरुष है, तो दोनों क्रोमोजोम विद्यमान रहते हैं। यानी कि मेल गैमीट अगर आया तो XY रहेगा, फीमेल गैमीट आया तो XX रहेगा। अब अगर इनका एक साथ फ्यूजन हो जाए तब तो ट्रिपल XY हो जाएगा। ये है नॉर्मल कंडीशन होगी। ऐसा नहीं होता है। इसी नाते जो युग्मक फ्यूज करने होते हैं, जो फ्यूज करते हैं, या सब में एक मियासिस का विभाजन होता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस्ड बाई हाफ। तो अब इसमें से XX हो जाएगा, इसमें से XY हो जाएगा, एक ही फ्यूज करेगा। इसे हैप्लॉइड कहेंगे। मान लो यहाँ से तो X ही आना है, यहाँ से Y आ गया तो XY का फ्यूजन हुआ, इस तरीके से बन गया लड़का। अभी ये हैप्लॉइड था, अब यहाँ से X यहाँ से Y मिला तो ये डिप्लॉइड हो गया, 2 हो गए। यही है जाइगोट। यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट हो लें आप कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा मियासिस की क्या ज़रूरत है। तो मियासिस की ज़रूरत यह है कि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी नियमित बनी रहे, जैसे आने वाली संतति अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अलग न दिखे। तो गुणसूत्रों की संख्या का नियमन अगली पीढ़ी का अपने माँ बाप के समान बने रहने के लिए ही वस्तुतः मियासिस का विभाजन होता है। तो मियासिस के बाद युग्मक आ जाते हैं X या Y की स्टेज में, या इसमें X के स्टेज में। अब पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन थोड़ा समझ लें। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या अपने में समझ मेल सेक्स का फीमेल सेक्स पर पहुंचना। यह प्रक्रिया कही जाएगी परागण। अलग से चर्चा का विषय, बस इतना जाने। जब मेल सेक्स फीमेल सेक्स आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होगी। यही निषेचन है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे। अब निषेचन हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन और जान लें। निषेचन की प्रक्रिया महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में होती है और पौधों में स्टाइल में होता है। बाकी इतना क्वेश्चन पूछा गया, दिमाग रखें। स्टाइल में होगा निषेचन, फैलोपियन ट्यूब में होगा निषेचन। ऐसे कहा पोलिनेशन इज फॉलोड बाई फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले पोलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। आगे बढ़ेंगे तो कुछ जीव और पौधे एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी को कहा जाएगी यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। जैसे हम लोग हैं, छोटे स्तर के पौधे और बड़े स्तर के जीव, हम लोग एक लिंगी हैं। हम लोगों में केवल एक लिंग पाया जाए, उन्हें कहा जाए यूनिसेक्सुअल। लेकिन यूनिसेक्सुअल जीवों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ नर मादा हैं, तो नर मादा की कार्यकी में, रचना में, आकार में, प्रक्रिया में, शारीरिक विकास में काफ़ी अंतर होता है। तो एक लिंगी होने के बावजूद भी उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। पर्याप्त अंतर पाया जाता है, 2 तरीके, नर अलग, मादा अलग रूप में। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब जिसमें दोनों लिंग एक साथ हों। जैसे उच्च श्रेणी के पौधे, छोटे श्रेणी के जीव, इन्हें हर्माफ्रोडाइट कहा जाएगा, बाइसेक्सुअल कहा जाएगा, मोनोसियस कहा जाएगा। तो हमारे पौधे आम नीम जो गूलर के हैं, ये सब कैसे हैं? द्विलिंगी हैं। वहीं पे मेल और फीमेल, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम वहीं साथ साथ पाया जाता है। सिद्धांत हम आपको बता चुके हैं, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण किससे होगा? क्रोमोजोम से। समजात असमजात का मतलब यह होता है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में 23 जोड़ी समजात होती है, यानी कि XX। 1 से लेकर 22 तक समजात होगी,
और 23वीं जोड़ी भी समजात होगी, लेकिन यही यहाँ पे लिंग गुणसूत्र कही जाती है, सेक्स क्रोमोजोम। महिलाओं की 23वीं जोड़ी XX है, बाकी 22 भी XX है, लेकिन महिलाओं में भी 23वीं जोड़ी 23 सेक्स क्रोमोजोम है, और पुरुषों में 22 तो समजात होंगे ऐसे XX वाले, लेकिन 23वीं होगी कैसी, XY। तो उसे कहा जाए असमजात या विषमजात, क्योंकि इसमें दो तरीके, X और Y दो तरीके के क्रोमोजोम है। तो महिलाओं और पुरुषों में 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होगी, महिलाओं में 23वीं जोड़ी समजात होगी XX, पुरुषों में 23वीं जोड़ी असमजात विषमजात या हेटेरोलागस होगी XY। तो वस्तुतः यही XX और XY ही लिंग का निर्धारण करेंगे। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट देखें, Y का अंतर है, उसमें तो दोनों XX ही हैं, इसमें एक X है। तो लिंग निर्धारण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा Y, स्पष्ट हो लें, पुरुष वाला। लिंग निर्धारण में महिला गुणसूत्र की कोई भूमिका नहीं होती है, वहाँ से तो लड़की होनी ही है। तो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है Y क्रोमोजोम। X के साथ तो ये है कि X जुड़ेगा तो लड़की होगी ही, अगर उधर से Y नहीं जुड़ता है तो। अब यहाँ से आप समझें लड़के लड़कियाँ संख्या, तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे समझ लें कि जब X और Y का कैरेक्टर समझ लें। X क्रोमोजोम भारी होता है, लगभग इमूवेबल होता है, कम क्रियाशील होता है, इस नाते उसके मूवमेंट या आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा इनएक्टिव होता है, बड़ा होता है। जबकि Y क्रोमोजोम तेज स्विफ्ट होता है, हल्का होता है और तेज गति से चलता है, छोटा भी होता है। ऐसे कुछ आप समझ लें, ये X है तो ये Y है। अपने हल्के और तेज होने के क्रम में जब फर्टिलाइजेशन होने की बात आती है तो Y क्रोमोजोम के फ्यूज होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इस नाते मेंडेलियन थियरी कहती है कि अगर समाज में 100 लड़कियां होंगी तो 103 से 106 लड़के होंगे, यानी कि लड़के के कंपैरिजन में लड़कियों के ज़्यादा होने की संभावनाएं अपने आप रहेंगी। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस नहीं है, यानी कि 100 लड़के तो 100 लड़कियां तो 103 से 106 लड़के। किंतु अगर लगातार लड़के हो रहे हैं, आई मीन Y क्रोमोजोम ज़्यादा एक्टिव है, फ्यूज होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इस नाते Y क्रोमोजोम बेर बेर फ्यूज कर रहा है और ज़्यादातर लड़के हो रहे हैं। और इसके बाद कभी कभी आप देखते हैं लड़कियां ज़्यादा होती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि Y क्रोमोजोम कमज़ोर है, इनएफिशिएंट है, फ्यूजन की संभावना कम है। इस नाते पुरुष का XX बराबर मिल रहा है, तो XX के मेल से लड़कियां होंगी। तो स्पष्ट हो लें, पहले तो सामान्य नियम है कि लड़के ज़्यादा लड़कियां कम, यानी कि 100 लड़कियां तो 103 से 106 लड़के। दूसरा, अगर लिंग निर्धारण में या लड़के लड़कियां कुछ भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो यह चांस फैक्टर है, संयोग। अरबों की संख्या में क्रोमोजोम तैयार है फ्यूज करने के लिए, तो चांस फैक्टर पे भी यह बात हो सकती। पहला तो नियम, दूसरा चांस, और तीसरा यदि फिर भी लड़के लड़कियों का संख्या में असमानता है, ज़्यादापन है, तो Y क्रोमोजोम से निर्भर करेगा। ज़्यादा लड़कियां यानी कि Y क्रोमोजोम इनएफिशिएंट, ज़्यादा लड़के यानी कि Y क्रोमोजोम का स्विफ्ट होना, तेज होना। तो लिंग निर्धारण मोस्टली Y क्रोमोजोम से तय होगा। इस नाते किसी को लगातार लड़के हो रहे हैं, किसी को लगातार लड़कियां हो रही हैं, तो इसको अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, महिलाओं को दोषी न ठहराया जाए।
फिर से स्पष्ट हो लें, नियम से लड़के ज़्यादा होंगे। इसके बाद दूसरी बात चांस। तीसरी बात वाई का तेज होना, ज़्यादा लड़के, वाई का कमज़ोर होना, ज़्यादा लड़कियाँ। बस इसी आलोक में आप इसे देखिए, इससे ज़्यादा और आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक जुड़वा बच्चों की कहानी है, कुछ आनुवंशिक बीमारियाँ हैं, इनको अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। ऐसे करके एक दो करके आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ से जो आप सीख लें, पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट कहाँ बनता है, फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, मियासिस की ज़रूरत क्या है, लड़के कम क्यों होते हैं, लड़कियां ज़्यादा क्यों होती हैं, इन सब के सामान्य नियम, चांस वाले फैक्टर, वाई क्रोमोसोम की इफिशियंसी, इनएफिशिएंसी, ये सब मुद्दे आप अच्छे से यहाँ से ट्रेस आउट कर लें। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन गिवन बाय हेंकिंग, मैकलंग एंड विल्सन न भूलें। मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम न भूलें, एरिक वान सरमैक, ह्यूगो ड्यूब्रीज और कार्ल कोरेंस। तो इन सब चीज़ों से एक एक करके आप देखें तो कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपकी अगली टॉपिक होगी क्रोमोसोम ढांचे में अनियमितता और आनुवंशिक बीमारियां और जुड़वा बच्चे। तो इसमें अगला हम आपको आनुवंशिक बीमारियां बताएंगे। आनुवंशिक बीमारियों के बाद कुछ एबनॉर्मलिटी बताएंगे और एबनॉर्मलिटी के बाद जुड़वा बच्चे। फिर और किसी टॉपिक को विषय का शुरू कर देंगे। अनंत शुभकामनाएं। इसे आप इंटरटेन करें, कोई दिक्कत हो तो पूछें। धन्यवाद।